फ्रेंड्स, हम लोग जो है फोटोसिंथेसिस पार्ट 2 अब देखेंगे। पहले हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता क्या है। ठीक है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है कि दोनों आएंगे, दोनों फोटो सिस्टम्स आएंगे, PS1 और PS2। ठीक है, और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में सिर्फ PS1 आएगा। ये हम लोग कैसे जानेंगे कि इसमें PS1 और PS2 आ रहे हैं, जब हम लोग जेड स्कीम अभी यहाँ पे पढ़ेंगे तब। ठीक है, ये जो जेड स्कीम है इसमें हम देखेंगे कि PS1 और PS2 इसमें दोनों आएंगे, इसीलिए इसे जो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में, मतलब इसीलिए जो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन PS1 और PS2 बोथ मतलब दोनों कंसिस्ट होते हैं। ठीक है, और साइक्लिक में से PS1। अभी यहाँ पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में याद रखना कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है। ठीक है, मतलब वाटर की स्प्लिटिंग होती है यहाँ पे, और यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होती। यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में, और यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे जो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में फॉर्मेशन ऑफ NADPH2, मतलब NADPH2 का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में NADPH2 का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, जो कि हम लोग यहाँ पे जेड स्कीम में अभी देखेंगे। और इसके साथ साथ क्या होता है, इसके साथ साथ फॉर्मेशन ऑफ ATP भी यहाँ पे होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में। लेकिन याद रखना कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ये दोनों तो हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में सिर्फ और सिर्फ ATP का ही फॉर्मेशन, मतलब ATP ही का ही फॉर्मेशन होता है और ATP ही यूज होता है। ठीक है, याद रखना। लेकिन NADPH2 यहाँ पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में नहीं बनता। ठीक है, याद रखना। ओके, तो यहाँ पे साइक्लिक में याद रखना कि NADPH2 नहीं बनता, और जबकि नॉन साइक्लिक में NADPH2 बनते हैं। ठीक है, और ATP यहाँ पे भी बनेगा और यहाँ पे भी बनेगा, यानी दोनों में बनेगा, मतलब नॉन साइक्लिक में भी और साइक्लिक में भी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट था किसके बीच में, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बीच में। ठीक है, यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये है, आप लोग को पता ही होगा, जो DCMU होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया, ये क्या होता है, ये एक अल्गीसाइड होता है। ठीक है, क्या होता है, ये एक अल्गीसाइड होता है और ये एक हर्बिसाइड होता है। अल्गीसाइड का मतलब क्या होता है कि ये अल्गी को किल करता है, इट किल्स अल्गी। ठीक है, ये अल्गी को क्या करता है, किल करता है। हर्बिसाइड क्या करता है, ये हर्बिसाइड भी क्या होता है, ये हर्बिसाइड भी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये ना ये PS2, मतलब जो PS2 परफॉर्म होती है, जो PS2 फोटो सिस्टम्स होता है वो उसको ब्लॉक कर देता है, उसको इनहिबिट कर देता है। ठीक है, कौन, ये हर्बिसाइड। ठीक है, और ये अल्गीसाइड भी होता है जो कि अल्गी को मारता है। ठीक है, तो ये हुई, ये थोड़ा सा नोट है, ये शायद TGT या PGT में एग्जाम में आया हुआ है। अभी यहाँ पे जेड स्कीम की बात करें, हम लोग जेड स्कीम की बात कर लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले देखो, जो रेडिएंट एनर्जी होती है, जो लाइट एनर्जी होती है, जो फोटॉन्स एनर्जी होती है, ठीक है, वो सबसे पहले किस पे जाके पड़ता है, वो जाके पड़ता है PS2 पे, याद रखना। ठीक है, PS2 पे ही सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे पहले जाके जो है फॉल करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना है कि जो PS2 पे पड़ता है, जो PS2 होता है वो 680 नैनोमीटर्स का होगा। ठीक है, और यही जो PS2 है, फोटो सिस्टम 2, ये कितने फोटॉन्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, 4। ठीक है, याद रखना, 4 फोटॉन्स एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करेगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट हो जाएगी। देखो, होता ये है, जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है ना, मतलब वाटर की स्प्लिटिंग, याद रखना, वाटर की स्प्लिटिंग जो होती है, वाटर स्प्लिटिंग, या फिर कह सकते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ये कहाँ पे होता है, ये PS2 में होगा, और इसके लिए वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स चाहिए। ठीक है, जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं इस वाटर स्प्लिटिंग के लिए। ठीक है, तो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होना जरूरी है। ठीक है, जो कि कौन कौन होता है, मैंगनीज होती है। ठीक है, और कौन होता है, और होता है क्लोरीन होता है। ठीक है, और कौन होता है, और होता है कैल्शियम होता है। ठीक है, तो याद रखना, इसमें 4 मैंगनीज चाहिए होते हैं। ओके, और जो है 1 क्लोरीन चाहिए होता है और 2 कैल्शियम आयंस चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना कि इनकी नीड होती है। ठीक है, किसके लिए, वाटर स्प्लिटिंग के लिए, फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए। तो क्या होगा, तो H2 जो है, ये H2 है ना, वाटर स्प्लिट अप हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा H2 + ½ O2, है ना। तो ऑक्सीजन और प्रोटॉन्स हमें मिल जाएंगे। तो याद रखना, हमें अगर इसको हम बैलेंस करेंगे तो ये 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ओके, और हमें जो है 4 प्रोटॉन्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ना, जो 4 प्रोटॉन्स, देखो 4 प्रोटॉन्स, याद रखना 4 प्रोटॉन्स और
जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 प्रोटॉन्स और 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 4 प्रोटॉन्स और 4 इलेक्ट्रॉन्स और साथ साथ जो है ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। अब ये जो 4 प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, याद रखना, ये जो 4 प्रोटॉन्स होते हैं वो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर एक ल्यूमेन होता है, मतलब थाइलेकॉइड के ल्यूमेन में जाके जमा होता रहता है, एक्युमुलेट होता रहता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होती है ये एक्साइट होके चला जाता है किसके पास, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, ठीक है। कहाँ पे चला जाता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, जो कि फियोफाइटिन होता है। याद रखना, ये भी सवाल पूछा जाता है कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, वो होता है फियोफाइटिन, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहाँ पे, फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पे चला जाता है, ये चला जाता है क्यूए, क्यूनोन ए, ठीक है। कहाँ पे चला जाता है, ये क्यूनोन ए पे चला जाता है। फिर कहाँ पे चला जाएगा, ये क्यूनोन बी पे चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। फिर ये कहाँ पे चला जाता है इलेक्ट्रॉन, से चला जाता है साइटोक्रोम B6F, ठीक है। कहाँ पे चला जाता है, ये साइटोक्रोम B6F पे चला जाता है। अब ये तो साइटोक्रोम B6F देखो क्या करता है, ये क्या करता है कि ना स्ट्रोमा, अब देखो बाहर स्ट्रोमा होता है ना, तो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के बाहर स्ट्रोमा है, तो उससे ना ये स्ट्रोमा से ना क्या करता है, स्ट्रोमा से प्रोटॉन्स को पंप करवाता रहता है। कहाँ पे, ल्यूमेन के अंदर, कहाँ पे, ल्यूमेन के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से स्ट्रोमा में प्रोटॉन्स की कमी हो जाती है। प्रोटॉन्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाते हैं। क्या हो जाता है भाई, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन्स जमा होते जाते हैं, ठीक है, मतलब उसमें बढ़ता जाता है। यानी एक तरीके का प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट हो जाता है, ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट हो जाता है। और प्रोटॉन ग्रेडियंट होना ज़रूरी है, क्यों पता है, क्योंकि एटीपी के फॉर्मेशन के लिए, याद रखना, प्रोटॉन ग्रेडियंट होना ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि एटीपी के फॉर्मेशन के लिए होना ज़रूरी है, ओके। अब प्रोटॉन ग्रेडियंट तो ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, जो प्रोटॉन ग्रेडियंट तो अभी ज़रूरी है किसके लिए, एटीपी के फॉर्मेशन के लिए। तो यही जो प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, यही जो प्रोटॉन्स होते हैं ना, ये कहाँ पे चले जाते हैं, मान के चलो, मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैसअप हो गया, यहाँ पे जो है मैं बना देता हूँ। जब मान के चलो ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, ठीक है, ओके, यही थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पे ना एक चैनल पाई जाती है, ठीक है, क्या पाई जाती है, चैनल पाई जाती है, ठीक है। और इसी चैनल पे 2 पार्टिकल्स होते हैं, जो प्रोटीन चैनल्स होती है, जिसको हम CF0 और CF1 कहते हैं, ठीक है, ओके। CF0 और CF1, जैसे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी के ऊपर होता है ना F0 और F1 पार्टिकल्स, उसी तरह इसमें भी होते हैं, ठीक है। और यही जो प्रोटॉन्स होता है, ये जो प्रोटॉन्स होता है, ये जाके इसी थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पर मतलब चला जाता है और चैनल से ट्रांसफ़र होता है। और इसी पे एक एंजाइम पाई जाती है, ठीक है, याद रखना, एक एंजाइम पाई जाती है जिसको हम ATPase एंजाइम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, ATPase एंजाइम। अब ATPase एंजाइम क्या करता है, अभी देखो बताते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जो प्रोटॉन्स है, तो चला जा रहा है ना चैनल प्रोटीन्स पर, तो यही जो चैनल प्रोटीन्स पर जब चला जा रहा है, तो ये जो ATPase एंजाइम को क्या करता है, ये एक्टिवेट कर देता है प्रोटॉन्स, ठीक है। जब ये एक्टिवेट कर देता है, तो ये ATPase एंजाइम क्या करता है, ये ADP को ATP में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ये ADP को ATP में कन्वर्ट कर देता है, तब जाके ATP का फॉर्मेशन होता है। देखो है ना, बता दिया ना मैंने कि प्रोटॉन ग्रेडियंट जो होता है उसका जनरेशन या जनरेट होना ज़रूरी है, ठीक है, जिसकी वजह से स्ट्रोमा में प्रोटॉन डिक्रीज हो जाता है और ल्यूमेन के अंदर, मान लो ये ल्यूमेन है अंदर, और ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन्स जमा होता रहता है, ठीक है, और इसी को प्रोटॉन ग्रेडियंट कहेंगे। और ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोटॉन जो है वो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर इस चैनल प्रोटीन्स के द्वारा जाता रहता है, ATPase एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से ADP को ATP में कन्वर्ट कर देता है। तो ये थी स्टोरी, ठीक है, ATP का फॉर्मेशन हो गया, ओके। अब यहाँ पे क्या होता है, अभी यही जो अभी देखो प्रोटॉन्स, अभी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ तक पहुँचा था, साइटोक्रोम B6F पर। अब कहाँ पे जाएगा, प्लास्टोसाइनिन पे जाएगा। प्लास्टोसाइनिन आप लोग को पता है क्या होता है, कॉपर कंटेनिंग ब्लू पिगमेंट होता है, ठीक है, कॉपर कंटेनिंग ब्लू पिगमेंट होता है, ओके, प्लास्टोसाइनिन। फिर कहाँ चला जाता है, ये PS1 पे चला जाता है। अब देखो याद रखना कि 4 फोटॉन्स एनर्जी PS2 ने एब्जॉर्ब किया था पहले, और 4 फोटॉन्स एनर्जी अब ये भी एब्जॉर्ब करेगा, कौन, PS1। तो टोटल फोटॉन्स एनर्जी कितने हो गए, टोटल फोटॉन्स एनर्जी हो गए 8 फोटॉन्स एनर्जी हो गए ना। तो याद रखना 8 फोटॉन्स, एक ऑक्सीजन को इवॉल्व होने के लिए
ठीक है, एक ऑक्सीजन को इवॉल्व होने के लिए कितने फोटॉन्स एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है? 8 फोटॉन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम ऊपर लिख देता हूँ, इसी को हम क्या कहते हैं? क्वांटम यील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? क्वांटम यील्ड कहते हैं। ठीक है, तो क्वांटम यील्ड का ही मतलब क्या होता है कि कितना क्वांटम रिक्वायरमेंट चाहिए हमें जिससे एक ऑक्सीजन इवॉल्व हो, जिससे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो। ठीक है, तो उसको हम क्वांटम यील्ड कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? क्वांटम यील्ड। ओके, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है, फॉर्मूला निकालने का ये है। क्वांटम यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? क्वांटम यील्ड का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे दिखता रहेगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व्ड अपॉन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वांटम रिक्वायरमेंट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वांटम रिक्वायरमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व फ्रॉम टोटल नंबर ऑफ क्वांटम रिक्वायरमेंट, या क्वांटम रिक्वायरमेंट भी कह दो, टोटल नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कहाँ चला गया इलेक्ट्रॉन्स? कहाँ पे चलेगा? PS1 पे। PS1 फिर कहाँ चला जाता है? ये चला जाएगा कहाँ पे? PS1 पे कहाँ चला गया? A0 पे चला गया। A0 पे से A1 पे आ जाएगा। ठीक है, A1 पार्टिकल से कहाँ चला जाएगा? ये फेराडोक्सिन पे चला जाएगा। ठीक है, और फेराडोक्सिन से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, फेराडोक्सिन से NADP प्लस पे चला जाता है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कहाँ पे चला जाता है? NADP प्लस से चला जाता है, और यही जो NADP प्लस होता है यही फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? तो NADP प्लस होता है, और यही जब NADP प्लस जो है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है तब जाके ये NADPH2 का फॉर्मेशन करता है। मतलब इनका रिडक्शन होता है। किसका? NADP प्लस का क्या होता है? रिडक्शन होता है, जिस वजह से NADPH2 बन जाता है। तो यहाँ पे देखने वाली क्या बात थी? देखो यहाँ पे NADPH2 का भी फॉर्मेशन हुआ और ATP का भी फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो मैंने अब यहाँ पे पहले डिस्टिंग्विश किया था कि जो फॉर्मेशन ऑफ NADPH2 और फॉर्मेशन ऑफ ATP दोनों किस में हो रहे हैं? नॉन साइक्लिक में हो रहे हैं। ठीक है, और देखो, और जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट हुई कैसी हुई? Z की तरह ना, Z, इसीलिए उसको कौन सा स्कीम कहा गया? Z स्कीम कहा गया। ठीक है, तो ये थी सेकेंड वीडियो पार्ट 2। थर्ड पार्ट इसका अभी अपलोड कर दिया जाएगा कल तक। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।